नमस्कार दोस्तों, मैं सागर मौर्य ऋषि फिशेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? आशा है सकुशल होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन में पूरे दमखम के साथ लगे होंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जिसे प्रत्येक स्टूडेंट को अपने हाथ से नहीं गंवाना और ना ही इसको किसी भी हाल में जाने देना है। ये एक महीने, मैक्सिमम एक महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा और 2 से 3 महीने में फाइनली ज्वाइनिंग दिला देता है। आज तक का इलाहाबाद हाईकोर्ट का इतिहास रहा, तो ये एक आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी में पूरे दमखम के साथ लगिए ताकि ये सुनहरा अवसर आपके हाथ से ना निकले। आज की क्लास में लेके हाजिर हुआ हूँ पुनः इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर 2022 की प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूँ, तो ये क्लास देखने से पहले आप पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिएगा ताकि ये तीसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी आसान साबित हो। तो आज की ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो सही ऑप्शन डी, सातवां। तो यहीं पे देख लें कि भारत से बड़े 6 कौन से देश हैं। भारत से बड़े 6 देश, रूस, फिर कनाडा, उसके बाद चाइना, फिर अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील और छठा देश ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। भारत के बाद 8वां स्थान आता है अर्जेंटीना का। आठवां देश। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2%, 2.22% और 2.42% और चौथा ऑप्शन है 3%। तो सही ऑप्शन 2.42%। तो अब यहीं पे देख लें थोड़ा सा भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और इसका अगर ईस्ट से पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें, पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। और नॉर्थ साउथ देखें, नॉर्थ टू साउथ 3,214 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 14,200 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर, 16,200 किलोमीटर। सही ऑप्शन 15,106 किलोमीटर स्थलीय सीमा। अब यहीं पे एक छोटा सा ब्रीफ भारत के भौगोलिक संरचना के ऊपर। भारत का जो है विस्तार देख लें, अक्षांशीय विस्तार, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर मेनलैंड मुख्य भूमि से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट
नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार देखें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरी विस्तार अधिक है। देशांतरी विस्तार भारत का लगभग 30 वर्ग किलोमीटर अधिक है। तो मोटा माटा क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लेता है कि भारत का विस्तार अक्षांशीय ज़्यादा है या देशांतरी। तो सिंपल वे में आपको याद रखना है भारत का देशांतरी विस्तार अधिक है। और यहीं पे देख लें कि कभी कभार एक आध क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, पूर्वी पॉइंट कौन सा है और पश्चिमी पॉइंट कौन सा है। तो उत्तरी देख ले पहले, इंद्राकॉल और दक्षिणी पॉइंट दक्षिणी बिंदु या पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं। और यहीं पे पूर्वी बिंदु देखें, पूर्वी बिंदु गुहार मोता ये कच्छ में गुजरात में है। सॉरी, ये पूर्वी नहीं, ये पश्चिमी और सॉरी, ये गुहार मोता पश्चिमी बिंदु। और पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पे कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की समुद्री सीमा, तटीय सीमा कितनी है। तटीय सीमा की बात करें भारत की, ये है 7,516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की देखें तो ये 5,422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय सीमा। और कभी कभार क्वेश्चन में बन जाता है कि भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी तटीय सीमा है, समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। तटीय सीमा की बात करें तो पहले सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। तो ये कुछ पॉइंट है, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। और निश्चित तौर पे इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके ग्रुप सी स्टेनो और ड्राइवर, इनमें 1 से 2 क्वेश्चन आने तय हैं। और हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मानक समय रेखा, उपरोक्त में सभी। तो सही ऑप्शन है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और अक्सर क्वेश्चन बनता है एक कि भारत के कितने राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है, जिस पे गुजरात,
राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कुछ पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट कभी कभार क्वेश्चन में बनता है अक्सर कि वो कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा और मानक यामोत्तर दोनों गुजरती हैं। कर्क रेखा और मानक यामोत्तर रेखा। मानक यामोत्तर, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मानक समय रेखा, वही मानक यामोत्तर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य और या 7 राज्य। सही ऑप्शन 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, कर्क रेखा और यामोत्तर रेखा, कर्क रेखा एंड यामोत्तर, मानक यामोत्तर, यामोत्तर दोनों कोरिया जिला छत्तीसगढ़ का। कोरिया जिले में, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आपस में मिलती हैं। मिलती है। ये एक पॉइंट रहा। और अक्सर ये क्वेश्चन में बन जाता है कि एक क्वेश्चन और कि मानक यामोत्तर रेखा, मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री ईस्ट, ये ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, आगे है। ओके, तो अगले हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन हमारा, नील के खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था। ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, बृज किशोर या श्री अरविंदो। चंपारण सही ऑप्शन राजकुमार शुक्ल। तो हम एक पॉइंट ध्यान देना कि ये चंपारण यात्रा गांधी जी की 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। नील की खेती करने के लिए वहाँ के किसानों को बाध्य किया गया है कि अपने 1/3 एकड़ गट्टे पे आपको नील की खेती करनी है, ये अनिवार्य कर दिया गया था। तो जिससे कि वहाँ के किसानों की माली हालत ख़राब होने लगी थी। तो इसी पे और हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था। भगवद गीता, ऋग्वेद, आनंद मठ, मत्स्य पुराण। तो सही ऑप्शन है आनंद मठ। आनंद मठ
1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ध्यान द्वारा संस्कृत एंड बांग्ला भाषा दोनों के मिश्रण में, संस्कृत और बांग्ला भाषा के मिश्रण में लिखी गई थी। और राष्ट्रीय गीत, एक पॉइंट कभी कभार पूछ लेता है कि राष्ट्रीय गीत के रूप में फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसे संविधान में 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सही ऑप्शन इसका अथर्ववेद। ऋग्वेद में, अब यहीं पे देख लेते हैं इनके बारे में भी। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और तत्व ज्ञान के बारे में दिया गया था। यज्ञ की विधियां एंड तत्व ज्ञान, और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई थी, गद्य और पद्य एंड पद्य। ओके, और ऋग्वेद ये पहला हमारा वेद जिसपे 10 मंडल एंड 1028 सूक्त, जिनमें 11,000 मंत्र शामिल हैं। ओके, और सरस्वती का पहला, अगर कभी कभार पूछ लेता है कि सरस्वती नदी के बारे में सबसे पहले किस वेद में लिखा गया या किस वेद में अंकित है, तो यह है ऋग्वेद में सरस्वती नदी के बारे में। और यहीं पे सामवेद, ये संगीत से जुड़ा, संगीत शिक्षा की इस पे बात की गई है। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? ऑप्शन देखें, इस्लाम कुरान सही ऑप्शन, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहब सही ऑप्शन, और ईसाई धर्म बाइबल सही ऑप्शन, जैन धर्म उपनिषद ये गलत ऑप्शन। जैन धर्म की जो पुस्तक का नाम है आगम साहित्य या आगम सूत्र। और यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब की रचना कौन किया था? रचनाकार सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी द्वारा किया गया था। ओके, ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान से जुड़ा हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? प्रेस की स्वतंत्रता यह हमारे मूल अधिकार की अंतर्गत स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, ये अनुच्छेद 19 का 1 के अंतर्गत है। तो सही ऑप्शन देखें तो अनुच्छेद
15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। तो सही ऑप्शन हमारा है अनुच्छेद 19। और यहीं पे देखें थोड़ा सा, अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल, वंश या जाति या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं। ओके। और अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर समता, मतलब कि जो भी वैकेंसी आएंगी उस पर बराबर की अधिकार होगा, सारे नागरिकों का बराबर का अधिकार होगा। और ये है अनुच्छेद 22, ये कुछ गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एंड निरोध से संरक्षण। ओके, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 क्वेश्चन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 39 का घ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद इसका कभी कभार पूछ लेता है, अनुच्छेद 39 का घ। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। 26 अक्टूबर 1962, 26 नवंबर 1949, 2 नवंबर 1948, 24 अक्टूबर 1960। सही ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया। ठीक। अब संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप सभी को होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव हुआ था। और इसके गठन की बात करें, संविधान सभा के गठन जो हुआ था नवंबर 1946 में। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। और इसकी जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा की अंतिम बैठक। और संविधान, अब कभी कभार पूछ लेता है संविधान को अपनाया कब गया था। संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। छब्बीस नवंबर 1949 को। ओके, इस वक्त जो है 395 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना और 8 अनुसूचियाँ उस टाइम पे भारत के संविधान में शामिल थी। ओके,
यहीं पे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, चौथा ऑप्शन सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सही ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब इसका टाइम ड्यूरेशन देख लें कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 65, और इसमें जो है पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास को, क्षेत्रीय विस्तार को लक्ष्य बनाया गया। ओके, और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1980 के बीच में, इस पे टारगेट था गरीबी उन्मूलन एंड निर्भरता। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, इसका जो लक्ष्य था विकास, आधुनिकीकरण, निकीकरण और सामाजिक न्याय आदि, ये कुछ पॉइंट थे। और ये इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 14, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास के अंतर्गत ऑप्शन देखें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी यानी कि प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण आधार। तो इसका सही ऑप्शन देखें, इनमें से सभी। आर्थिक विकास की व्याख्या में जीडीपी को भी रखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी रखी जाती है, आर्थिक कल्याण का आधार भी रखा जाता है और शिक्षा भी रखी जाती है। ओके, और हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं किया? मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक, पहले तो मानव विकास सूचकांक इसको जारी कौन करता है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्या बोल रहा है कि शामिल नहीं है, इस पे जीवन प्रत्याशा भी शामिल है और प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है, शिक्षा भी शामिल है। मानव विकास सूचकांक में जो शामिल नहीं है वो है बैंकिंग एवं आर्थिक विकास, ये चीज़ शामिल नहीं है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1972, 1969, 1974। तो सही ऑप्शन बी 1972 में। आर्थिक इस पर देखें, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। लेकिन पहला कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, फर्स्ट अंतरिक्ष उपग्रह, पहला उपग्रह पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट
जिसको 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। ओके, एक अलग एक पॉइंट है। और ये इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है साइंस से जुड़ा हुआ। 3 आयाम में लेज़र किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? होलोग्राम, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी। तो सही ऑप्शन है होलोग्राम। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, मरकरी, कॉपर, आयरन। सही ऑप्शन सोडियम। सोडियम के बारे में एक और है महत्वपूर्ण जानकारी कि सोडियम कभी खुले में स्वतंत्र रूप में नहीं रखा जाता। इसको केरोसिन के साथ हमेशा रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये वाष्पित हो जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? अरहर की, उर्द, सोयाबीन और गेहूँ। सही ऑप्शन सोयाबीन। प्रोटीन क्या है? सॉरी, ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर बना, तो के अणु बना है। और प्रोटीन का काम होता है मानव शरीर की त्वचा, रक्त, मांसपेशियों और हड्डियों की कोशिकाओं को मजबूत करने, या त्वचा, रक्त और मांसपेशियां, हड्डियों की जो मांसपेशियां हैं उनके विकास में सहायक होता है प्रोटीन का मेन काम। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, भारत निकट भविष्य में, मतलब कुछ ही टाइम में, कितने बायोगैस संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है? 4500, 5000, 5500, 6000। सही ऑप्शन 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता? राफेल नडाल, एंड्री रूबलेव, नोवाक जोकोविच और डेनियल मेदवेदेव। तो सही ऑप्शन राफेल नडाल। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये खिताब जीता। कभी कभी उप विजेता पूछ लेता तो उप विजेता रहे, ये उप विजेता हैं। डेनियल मेदवेदेव उप विजेता हैं। तो हम यही बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी जी का निधन जनवरी 2022 में हुआ। भारत के कौन से आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन, खिलाफत आंदोलन, भूदान आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही ऑप्शन है भूदान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में ब्रिटेन से लाई गई बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति किससे निर्मित थी? ऑप्शन देखें, संगमरमर, बलुआ पत्थर, कांच या मोम। तो सही ऑप्शन बलुआ पत्थर। ये 10वीं शताब्दी की 10वीं सेंचुरी की मूर्ति है। इसको बांदा उत्तर प्रदेश यूपी की मंदिर से चोरी करके ले गया था, जिसे अभी 2021 में भारत पुनः स्वदेश लेके आए हुए हैं।
तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा धार्मिक मेला लगाया जाता है? माघ मेला, रथ मेला, शाकंभरी मेला, गौचरण मेला। सही ऑप्शन माघ मेला। और यहीं पे देख लें रथ मेला। रथ मेला का आयोजन चैत्र कृष्ण की नवमी को, ये वृंदावन में। और शाकंभरी मेला सहारनपुर में। और आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, कथक डांस कलाकार पंडित बिरजू महाराज, जिनका निधन जनवरी 2022 में निधन हुआ है, उनको कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन किन पुरस्कार, किस फिल्म की कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्होंने उमराव जान में भी काम किया, डेढ़ इश्किया में भी काम किया, और बाजीराव मस्तानी में भी। मतलब चौथा ऑप्शन सभी। तो ये रही एक छोटी सी क्लास। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर और सुव्यवस्थित लगेगी, आपकी तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।